नमस्कार। आज की हमारी ये चर्चा किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी तकनीक के बारे में और कैसे इस एक खोज ने पूरी दुनिया का नक्शा और डर का समीकरण हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बिना किसी देरी के इस खौफनाक और बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। देखिए, आज हमारी दुनिया में कुल 195 देश हैं, ठीक है? और लगभग हर देश के पास अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सेना और हाईटेक हथियार मौजूद हैं। लेकिन जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। 195 में से सिर्फ 10 देश, जी हां, पूरी दुनिया का सिर्फ 5% हिस्सा ही उस खौफनाक और बेहद एक्सक्लूसिव न्यूक्लियर क्लब का हिस्सा है। इतनी तेजी से आगे बढ़ती दुनिया में, जहां हर मुल्क एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, वहां सिर्फ मुट्ठी भर देश ही इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। सोचने वाली बात है ना? अब स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि ये इतना एक्सक्लूसिव क्लब आखिर बना कैसे? अगर हमें लगता है कि ये सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों के लैबोरेटरी में किए गए प्रयोगों का नतीजा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि ये राष्ट्रीय अस्तित्व, आला दर्जे की जासूसी, जानलेवा दुश्मनी और गहरे धोखे की एक बेहद नाटकीय कहानी है। इस खेल में जिगरी दोस्तों ने भी खुलेआम एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपा है। आज हम बिना किसी पक्षपात के उन ऐतिहासिक पन्नों को पलटेंगे जिन्होंने इस विनाशकारी चेन रिएक्शन को ट्रिगर किया। कहानी शुरू होती है 1938 में, जब जर्मन वैज्ञानिकों ने पहली बार न्यूक्लियर फिजन की खोज की, तो महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन सचमुच खौफजदा हो गए। उन्हें डर था कि हिटलर इस नई खोज से इंसानियत को तबाह करने वाला बम बना सकता है। बस इसी डर ने जन्म दिया अमेरिका के टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट को। इसका नतीजा क्या हुआ? 1945 का कामयाब ट्रिनिटी टेस्ट। लेकिन अमेरिका की ये मोनोपोली ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका का साथी रहे सोवियत यूनियन को जब इन रिसर्च पेपर्स से दूर रखा गया, तो उन्होंने प्रोजेक्ट में अपने जासूस छोड़ दिए। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने डबल एजेंट्स का जाल भी बिछाया, लेकिन सोवियत रूस ने हार नहीं मानी और अमेरिका के अंदाजे से कहीं पहले 1949 में ही अपना RDS-1 टेस्ट कर डाला। और यहीं से असल मायने में कोल्ड वॉर का आगाज हुआ। अब देखिए इतिहास का पहला बड़ा धोखा। यूनाइटेड किंगडम, जो अमेरिका का बहुत करीबी साथी था, उसने ट्यूब अलॉयज नाम के प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका से भी पहले रिसर्च शुरू कर दी थी। उन्होंने क्यूबेक अग्रीमेंट के तहत अपनी सारी अहम रिसर्च अमेरिका के साथ खुशी खुशी साझा की। लेकिन 1945 में जैसे ही अमेरिका का बॉम्ब कामयाबी से बन गया, उनके तेवर ही बदल गए। अमेरिका ने सीधे सीधे ये अग्रीमेंट तोड़ दिया और यूके के साथ जानकारी साझा करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। इस अचानक हुए इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट ने यूके को हिला कर रख दिया। उन्हें मजबूरन अपना प्रोग्राम खुद तेजी से शुरू करना पड़ा। दुनिया के ज्यादातर यूरेनियम पर उनका कब्जा था, इसलिए उन्होंने दिन रात एक करके 1952 में ऑस्ट्रेलिया में अपना ऑपरेशन हरिकेन टेस्ट मुकम्मल कर लिया। अब रेस सिर्फ नए देशों के जुड़ने की नहीं रह गई थी, बल्कि तकनीक भी एक भयानक मोड़ ले रही थी। जब अमेरिका ने देखा कि सोवियत यूनियन और यूके ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है, तो वो आम एटम बॉम्ब यानी फिशन तकनीक से एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने फ्यूजन पर आधारित हाइड्रोजन बॉम्ब पर काम शुरू कर दिया। फ्यूजन यानी बिल्कुल वही प्रक्रिया जिससे सूरज के अंदर ऊर्जा बनती है। 1952 में अमेरिका ने इसका टेस्ट किया, जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 450 गुना ज्यादा ताकतवर था। 450 गुना, सोचिए जरा। और फिर क्या था? देखते ही देखते 1955 में सोवियत यूनियन और 1957 में यूके ने भी अपने अपने हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़कर दुनिया को बता दिया कि वे भी इस खौफनाक रेस में किसी से पीछे नहीं है। अब इस हिस्से के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय अपमान किसी देश को न्यूक्लियर ताकत बनने पर मजबूर कर सकता है। 1956 की बात है, जब इजिप्ट ने सुएज नहर पर कब्जा किया, तो फ्रांस, यूके और इजराइल ने मिलकर हमला कर दिया। लेकिन तब सोवियत यूनियन ने अरब देशों का समर्थन करते हुए सीधे न्यूक्लियर हमले की धमकी दे डाली। और तो और, अमेरिका ने भी फ्रांस पर भारी आर्थिक दबाव डाल दिया। इस बेबसी और शर्मिंदगी ने फ्रांस को ये एहसास दिलाया कि इस नई दुनिया में बिना न्यूक्लियर ताकत की उनकी कोई अहमियत नहीं है। बस फिर क्या था? उन्होंने अपनी अफ्रीकी कॉलोनीज से यूरेनियम निकाला, दिन रात मेहनत की और 1960 में सहारा रेगिस्तान में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर डाला। इसके बाद शुरू होती है खौफ की एक नई कड़ी,
जिसे हम एशियन डोमिनो इफेक्ट कह सकते हैं। ये एक ऐसा चेन रिएक्शन है जहां एक देश का डर सीधे तौर पर उसके पड़ोसी देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जन्म देता है। जरा इस क्रोनोलॉजी को समझिए। 1950 के दशक में जब अमेरिका ने चीन को न्यूक्लियर धमकी दी, तो डर के मारे चीन ने 1964 में अपना टेस्ट कर लिया। अब चीन के इस टेस्ट और हिमालय में हुई जंग के अनुभव ने भारत को बेचैन कर दिया, जिसके नतीजे में भारत ने 1976 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से अपना शांतिपूर्ण न्यूक्लियर धमाका किया। और फिर इसी भू राजनीतिक टकराव और खौफ ने सरहद पार पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी, जिसका अंतिम परिणाम था 1998 में पाकिस्तान द्वारा रास्को की पहाड़ियों में किया गया अंडरग्राउंड टेस्ट। इस डोमिनो इफेक्ट में चीन के टेस्ट का एक बहुत ही खास और मजेदार किस्सा है। दरअसल शुरुआत में सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर बम बनाने में चीन की काफी मदद की थी, लेकिन फिर उनके नेताओं के बीच वैचारिक अनबन हो गई और सोवियत ने अपने सारे वैज्ञानिक रातों रात वापस बुला लिए। चीन का प्रोग्राम बीच में ही लटक गया। चीन ने इसे एक बड़ी चुनौती माना और जब 1964 में अपना पहला टेस्ट कामयाबी से किया, तो पता है उसका नाम क्या रखा? 596। अब ये कोई आम नंबर नहीं था, ये 1959 के जून महीने को दर्शाता था, ठीक वही साल और महीना जब सोवियत यूनियन ने उनका साथ छोड़ा था। एक तरह से ये नाम सोवियत यूनियन के मुंह पर एक सीधा और करारा तमाचा था। अब आते हैं एक ऐसे सवाल पर जो दशकों से एक गहरा रहस्य बना हुआ है। दुनिया की वो छठी न्यूक्लियर पावर आखिर कौन है, जिसने आज तक न तो खुलेआम इसे कबूल किया है और न ही कभी से इनकार किया है? वो मुल्क है इजराइल। इजराइल का ये प्रोग्राम चारों तरफ फैले अरब देशों के खतरे को देखते हुए शुरू हुआ था। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि अगर इजराइल ने बम बनाया तो अरब देश सीधे सोवियत यूनियन के पाले में चले जाएंगे। कैनेडी ने इसे रोकने की पूरी जान लगा दी थी, लेकिन उनकी अचानक हुई हत्या के बाद वो दबाव खत्म हो गया और महज 4 साल बाद 1967 में इजराइल ने अपना प्रोग्राम बेहद खामोशी और राजदारी से पूरा कर लिया। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि दुनिया के कितने भी बड़े राज क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए दबे नहीं रह सकते। 1986 में इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी के एक टेक्नीशियन मोर्दकाय वानुनु ने यूके की प्रेस को कुछ तस्वीरें और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए। इस बड़े खुलासे से खलबली मच गई। इसके बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हनी ट्रैप ऑपरेशन चलाया। वानुनु को बड़ी चालाकी से फंसाकर वापस इजराइल लाया गया और उसे 18 साल की कड़ी जेल की सजा सुनाई गई। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि मुल्क अपने अस्तित्व और अपने रहस्यों को दुनिया से छुपाने के लिए किस खौफनाक हद तक जा सकते हैं। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अलग-थलग पड़े देश आपस में सीक्रेट गठबंधन बना लेते हैं। 1979 के इस मशहूर वेला इंसिडेंट को ही ले लीजिए। अमेरिकी सैटेलाइट्स ने समंदर के ऊपर 2 बहुत बड़े और रहस्यमयी फ्लैश रिकॉर्ड किए। दुनिया भर के विशेषज्ञों का मानना है कि ये असल में इजराइल और उस वक्त के रंगभेद वाले दक्षिण अफ्रीका का एक जॉइंट न्यूक्लियर टेस्ट था। सोचिए, इजराइल ने अपनी रिसर्च दी और बदले में दक्षिण अफ्रीका ने अपनी जमीन और यूरेनियम मुहैया कराया। ये एक ऐसा गठबंधन था जो पूरी दुनिया की नजरों से बचकर अपनी ताकत बढ़ा रहा था। दक्षिण अफ्रीका की ये न्यूक्लियर यात्रा अपने आप में बहुत ही अनोखी है। देखिए, नस्लभेदी कानूनों की वजह से पूरी दुनिया ने उनका बॉयकॉट किया हुआ था। 1980 के दशक में जब नामीबिया और अंगोला में सोवियत यूनियन का प्रभाव बढ़ रहा था, तो इस डर से उन्होंने अपने बचाव के लिए एक एक्टिव न्यूक्लियर जखीरा तैयार कर लिया। लेकिन इस कहानी का अंत बड़ा ही सुखद है। 1990 में जैसे ही सोवियत यूनियन का पतन हुआ और वो बाहरी खौफ खत्म हो गया, दक्षिण अफ्रीका ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। वो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपनी मर्जी से अपने सारे न्यूक्लियर हथियारों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। दक्षिण अफ्रीका ने तो हथियार छोड़ दिए, लेकिन कुछ लोगों ने इस तकनीक को एक मुनाफे के बाजार में बदल दिया। ये पूरा नेटवर्क असल में न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट का एक खौफनाक खाका पेश करता है। साल 2004 की बात है। एक टीवी ब्रॉडकास्ट पर पाकिस्तानी वैज्ञानिक डॉक्टर AQ खान ने खुलेआम कबूल किया कि उन्होंने हॉलैंड की एक फैसिलिटी से चुराई गई सेंट्रीफ्यूज तकनीक नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया को बेची थी। और मजे की बात यह है कि इस लेन देन के पीछे सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि भू राजनीतिक जरूरतें थीं। जानकारों का कहना है कि भारत के सुदूर शहरों तक निशाना साधने के लिए पाकिस्तान को लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत थी, जो उन्होंने इस तकनीक के बदले नॉर्थ कोरिया की नो डोंग मिसाइलों के रूप में हासिल की।
और इससे ब्लैक मार्केट नेटवर्क की बदौलत जन्म हुआ इस न्यूक्लियर क्लब के 10वें और आखिरी ज्ञात सदस्य का, यानी नॉर्थ कोरिया। एक समय था जब सोवियत यूनियन और चीन दोनों ने नॉर्थ कोरिया को हथियारों की तकनीक देने से साफ इनकार कर दिया था। 1990 में नॉर्थ कोरिया ने दुनिया को दिखाने के लिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन भी किए, लेकिन छुपकर उस वादे को तोड़ दिया। पाकिस्तान के साथ तकनीकी अदला बदली करके उन्होंने 2006 में अपना पहला टेस्ट किया, और फिर 2009 में जब उनके तत्कालीन लीडर बीमार चल रहे थे तो दुनिया को अपनी ताकत और स्थिरता का संदेश देने के लिए उन्होंने इतना बड़ा धमाका किया कि रिएक्टर स्केल पर 5 मैग्नीट्यूड का भूकंप रिकॉर्ड किया गया। तो अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा है। इस क्लब का 11वां सदस्य कौन होगा? आज मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के हालात किसी से छिपे नहीं हैं, वो बेहद तनावपूर्ण हैं। इजराइल का वहाँ एक अलग ही दबाव है, लेकिन अगर किसी तरह ईरान इस तकनीक को हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस कई बार बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि वे भी पीछे नहीं हटेंगे। ये वो चेन रिएक्शन है जो 1938 के एक छोटे से विज्ञान प्रयोग से शुरू हुआ था और वो आज भी थमा नहीं है। ये तकनीक और इसके इर्द गिर्द बुनी गई ये खौफ की राजनीति हमारे भविष्य को किस तरफ ले जाएगी, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। इस पूरी कहानी पर विचार जरूर कीजिएगा। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।